हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। तो ये क्लास जो है वो सीटेट पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी साइंस की बुक है, यहाँ से डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को है, तो अपनी एग्ज़ाम डेट को ज़रूर याद रखें और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम अब तक पढ़ रहे थे कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था, और बुआई कैसे करते हैं ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खाद एवं उर्वरक देना है। कैसे हम मिट्टी को खाद और उर्वरक देते हैं, फसल उगाने के बाद मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको कैसे बनाए रखना है, और कब हमें मिट्टी में खाद देनी है और किस प्रकार की खाद देनी है। तो आज ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है खाद्य एवं उर्वरक। खाद्य एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक बोलते हैं। खाद या उर्वरक किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि खाद और उर्वरक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखते हैं, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में अपना पोषक स्तर बनाए रखते हैं, वो मिट्टी में जो पोषक स्तर है उसको बनाए रखने के लिए जो पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो मिट्टी की जो पोषण है, जो मिट्टी की जो पोषक स्तर है उसको बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, उनको खाद या उर्वरक कहते हैं। तो आई होप खाद और उर्वरक क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है? फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। तो ऐसे में पोषकों का क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि खेत कभी खाली तो छूटता नहीं है, तो फिर लगातार बार बार हम मिट्टी में फसल उगाएंगे तो मिट्टी की जो पोषक क्षमता होगी वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि एक फसल मिट्टी की सारी पोषक क्षमता ले लेती है। तो अब हम दोबारा से उसके पोषक स्तर को कैसे बनाए रखेंगे, कैसे उच्च करेंगे उसकी पोषक क्षमता को, जो जिससे कि हमारी जो दूसरी फसल है वो अच्छी हो सके। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं, और यह जो प्रक्रिया है इसको खाद देना कहते हैं। खाद जो हमारे खेतों में खाद जो देते हैं हम, वो जो प्रक्रिया है उसको खाद देना कहते हैं। अपर्याप्त खाद देने से क्या होता है? पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम उचित मात्रा में पौधों को खाद नहीं देंगे, खेत में खाद उचित मात्रा में नहीं डालेंगे, तो हमारे जो पौधे होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें एक फसल के बाद दूसरी फसल का जो गैप रहता है उसमें हमें क्या करना है? अपने खेतों में खाद देनी है। जैसे हमने रबी की फसल करने के बाद हम क्या करेंगे? रबी की फसल को करेंगे, उसमें उसको काट लेंगे खेत से, और फिर खरीफ की फसल से पहले हम खेत में क्या करेंगे? खाद डालेंगे और पोषक तत्व मिलाएंगे, और तब हम अपनी खरीफ की फसल बोएंगे। क्या करेंगे? खरीफ की फसल बोएंगे। ऐसे ही जब हम फिर से खरीफ की फसल काट लेंगे तो जो भी नेक्स्ट फसल करेंगे उससे भी पहले फिर से हम खाद का प्रयोग करेंगे। तो ये जो खाद का प्रयोग हम करते हैं, इसी को हम, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खाद देना। आगे देखते हैं खाद है क्या, कैसे खाद से
खेत को पोषक तत्व मिल जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्व मिल जाते हैं, फिर वो हमारी फसल में कैसे, हमारी फसल को कैसे अच्छा बनाते हैं देखते हैं। खास खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। अब जैविक पदार्थ के बारे में तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जैविक पदार्थ क्या होते हैं, जो कि पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। तो खाद बनाने की प्रक्रिया को हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास 7th NCERT और क्लास 6 NCERT साइंस की बुक को नहीं देखा है, सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप ज़रूर से उन दोनों प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको हर वर्ड का मतलब समझ में आए और छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर हो के आपको पूरा अच्छे से साइंस का जो होल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगी। फिर आपको 8th क्लास की NCERT बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे एक गड्ढा होता है, कैसे बनती है खाद, जो जैविक खाद है वो कैसे बनती है? किसान एक गड्ढा बनाते हैं और गड्ढे में क्या डालते हैं? जैविक पदार्थ, जैसे कि हमारे जो छिकले हो गए वो भी गड्ढे में डाले जाते हैं, जंतु का अपशिष्ट हो गया वो भी गड्ढे में डालते हैं। इन सभी को डालने से जो वहाँ पे इसका जो अपघटन करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वो उसको अच्छी खाद में बदल देते हैं और इसी का यूज़ हम अपने खेतों के लिए भी करते हैं। तो जो जंतु अपशिष्ट होता है और जो किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यही हमने पढ़ा था, वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ी है, केचुए द्वारा खाद को तैयार करना, ये सब हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो चलो आगे देखते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? खाद के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उर्वरक के बारे में। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, जो विशेष प्रकार के पोषक होते हैं उनसे समृद्ध होते हैं। ये खाद से कैसे अलग होते हैं? तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद का उत्पादन हम कहाँ कर रहे थे? जो किसान गड्ढा बनाते हैं अपने घरों के आसपास कर रहे थे। तो उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इन सब के नाम आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। ये सब क्या है? ये सब उर्वरक हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार के पोषक तत्व हैं। कौन कौन से विशेष प्रकार के पोषक तत्व हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो ये जो विशेष प्रकार के उर्वरक हैं, इनका जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो गेहूं की फसल, धान की फसल, मक्का की फसल, इनकी जो उपज होती है, इनकी जो अच्छी उपज है उसको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें भी कमी आ जाती है। जब अगर हम इनका यूरिया, अमोनियम, सुपर फॉस्फेट अगर हम इनका अत्यधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, तो जो हमारी प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का स्रोत भी बन गए हैं, इनसे जल प्रदूषण भी होता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद हमारी एकदम नेचुरल होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई गई होती है, तो उससे हमारी जो मिट्टी होती है उसे भी हानि नहीं होती है, और क्या होता है कि जल प्रदूषण भी नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों के स्थान पर क्या करना चाहिए? जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो ये हमने अभी आपको बताया था
कि जब हम एक फसल अपनी काट लेते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं, वहाँ पे हम मिट्टी को पलटते हैं और जो पोषक तत्व हैं, खाद हैं, उर्वरक हैं, उसमें मिलाते हैं, फिर से हम उसको तैयार करते हैं, तब हम अगली फसल उसमें बोते हैं। आगे देखते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो अगर हम उर्वरक का प्रयोग ना के बराबर करें और खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो खाद से मिट्टी की जो गठन है और जो जल अवशोषण की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी संगठित होती है और जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। मिट्टी में जो जितने भी पोषक चाहिए मिट्टी को वो खाद में उपस्थित होते हैं। तो खाद से भी हमारी फसल अच्छी होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। मतलब अगर हम अलग अलग प्रकार की फसलें करेंगे, फसल चक्रण है कि फसल को बदलते रहना, अलग अलग प्रकार की फसलें करेंगे, अलग अलग किस्मों की फसलें करेंगे तो भी मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति होगी। कैसे? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। उत्तर भारत में किसान क्या करते थे, पहले फलीदार चारा, कोई जो फलीदार चारा वगैरह होता था, मतलब हरा चारा, उसको एक ऋतु में उगाते थे और दूसरे ऋतु में फलीदार का मतलब यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी फसलें होती हैं जो कि फलीदार होती हैं उनको उगाते थे और दूसरे ऋतु में गेहूं उगाते थे। इससे मिट्टी में क्या होता था, नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। किसानों का इससे इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। अब नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति, अब नाइट्रोजन वर्ड आया है यहाँ पे तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब फिर से रिवाइज करते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यही उपस्थित होता है। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया और ये कहाँ होता है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आपको पिछली सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। 6th-7th क्लास में इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो अब हम जानते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या विशेष अंतर होते हैं। तो पहला है कि जो उर्वरक हैं वो मानव निर्मित लवण हैं। आपको ये बहुत अच्छे से टेबल याद करनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो उर्वरक होते हैं वो मानव निर्मित लवण होते हैं। खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद्य कैसा है, प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में किसानों द्वारा बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। अब ह्यूमस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जो उर्वरक से मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो ह्यूमस आपने पढ़ा होगा जो सड़े गले पदार्थों से बनता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। जैसे पत्तियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं वही उससे जो छिलके होते हैं वो जब सड़ जाते हैं तो उनका जब विघटन हो जाता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद्य में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद्य में ये वाले जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारी फसल के लिए बुरा, मतलब हमारी फसल को ये अच्छा नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। इनकी तुलना में कम होते हैं लेकिन फसल के लिए इसमें भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो अब आपने उर्वरक और खाद में अंतर समझ लिया। अब हम देखते हैं कि खाद के क्या लाभ हैं।
खाद के क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य क्या कारण है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। अभी हमने पहले बताया कि मिट्टी संगठित होती है। जब मिट्टी संगठित रहेगी तो जल धारण की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे मिट्टी में भुरभुरी एवं सारंध्र हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है और सारंध्र हो जाती है, जिससे कि जो हमारी फसल होती है वो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि जो सारंध्र होते हैं उनके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो जैविक खाद से क्या होता है? मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। तो अगले पहले हम पार्ट 1 जो था उसमें हमने इसके जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका जो PDF है उसका लिंक उसको आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।